नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। विराट कोहली की शानदार पारी ने ऑस्ट्रेलिया को दी कभी न भूलने वाली हार। वनतारा में शेर और तेंदुए के साथ पीएम मोदी ने बिताया समय, सावकों को खिलाया खाना। सीएम योगी का 8 मार्च को नोएडा दौरा, अगले दिन 9 मार्च को मेरठ में टाउनशिप का शिलान्यास कार्यक्रम। मायावती का केंद्र और राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप, मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का लगाया आरोप, कहा हानिकारक हो सकता है भेदभाव। चंदौली में रेलवे प्रमोशन में धांधली पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 30 से ज्यादा लोग डिटेन हिरासत में लिए गए, सीनियर डीआई ऑपरेशन सुशांत पर असर। महाकुंभ से अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार, मार्च के अंत तक $4 ट्रिलियन की हो जाएगी देश की इकोनॉमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर फरीदाबाद से है, जहां ग्रेटर नोएडा फरीदाबाद के एकॉर्ड अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रदेश का पहला ऐसा दुर्लभ किडनी ट्रांसप्लांट किया है जिसमें महिला डोनर के शरीर में न तो कोई चीरा लगा है। और इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कभी न भूलने वाली हार दी है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को रौंदते हुए भारत आपको बता दें फाइनल में पहुंचा है। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को भारत ने मात दी है और दूसरे सेमीफाइनल का कल होने वाला मैच, जिसमें न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका आपस में भिड़ेंगी। कल दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला होगा कि साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचेगी। फिलहाल विराट कोहली की शानदार पारी से भारत ने ये विराट जीत दर्ज की है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कभी न भूलने वाली हार चैंपियंस ट्रॉफी में दी है और ऑस्ट्रेलिया को रौंदते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। खबर फरीदाबाद से है, जहां ग्रेटर फरीदाबाद के एकॉर्ड अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रदेश का पहला ऐसा दुर्लभ किडनी ट्रांसप्लांट किया जिसमें महिला डोनर के शरीर में न तो कोई चीरा लगाया गया और न ही कोई निशान पड़ा है। डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता कर नोट्स पद्धति के बारे में जानकारी दी। डॉक्टरों द्वारा प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी गई कि प्रदेश के मेडिकल इतिहास में पहली बार यह दुर्लभ किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है, जिसके तहत इस प्रक्रिया में महिला डोनर के पेट पर कोई चीरा नहीं लगाया गया है, बल्कि लेटेस्ट लेप्रोस्कोपिक तकनीकी का उपयोग कर उसके गुप्तांग के माध्यम से किडनी निकाली गई और उसके पति में प्रत्यारोपित की गई है। अस्पताल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र कुमार और वरिष्ठ ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सौरभ जोशी के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक अनुभवी टीम ने इस जटिल और दुर्लभ सर्जरी को अंजाम दिया है। डॉक्टरों के अनुसार ये प्रक्रिया मरीज के लिए ज़्यादा सुरक्षित और आपको बता दें कम दर्दनाक होती है, क्योंकि इसमें बड़े चीरे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे रिकवरी भी तेज़ी से होती है। ग्रेटर नोएडा आपको बता दें ग्रेटर फरीदाबाद निवासी 48 वर्षीय अग्नेश्वर राय को सालों से किडनी की बीमारी थी। इस कारण वह लंबे समय से डायलिसिस कर रहे थे। परिवार की सहमति पर उनकी किडनी ट्रांसप्लांट का निर्णय लिया गया। उनकी पत्नी अर्पिता किडनी देने के लिए आगे आई। 5 साल के बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। किडनी थी और हो गई तो एक किडनी बहुत ही अजीब सा एक सिचुएशन है जिसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट को कॉल किया गया एक ट्रांसप्लांट सर्जरी में, और मैं इसमें डेफिनेटली डॉक्टर सौरभ जोशी, डॉक्टर वरुण, डॉक्टर जितेंद्र, इनके विजन को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि चाहे मैं डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, पहले मैं एक औरत हूँ। तो जैसे कि स्टैट्स कहती है कि 80% औरतें ही होती है जो किडनी डोनेशन के लिए आगे बढ़ती हैं, चाहे वो पति को हो, चाहे वो बेटे को हो, चाहे वो भाई को हो, चाहे कजिन्स को हो। तो औरतों में जो ये ममता और ये जो गिविंग चीज़ है जो भगवान ने ईश्वर की तरफ से ही मिला है, तो उसके लिए ये आगे बढ़ती है। तो अगर ये डोनर्स के लिए, अगर इन्होंने डोनर के कंफर्ट या डोनर के लिए कुछ इनोवेटिव टेक्निक जिससे किडनी डोनेट करने वाली महिलाओं का दर्द कम हो, उनका दुख कम हो,
उसके बारे में सोचा, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही वेलकमिंग मोमेंट था और मैंने कहा कि डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से जो भी योगदान देना आप चाहते हैं वो मैं दूंगी। और आज का विषय ये है कि एकॉर्ड अस्पताल शुरू से ही किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में अग्रणी रहा है और यहाँ के ट्रांसप्लांट की टीम नित नए जो फरीदाबाद का प्रथम है उसको करके दिखाया है। जैसे 5 साल के बच्चे में ट्रांसप्लांट करना, ओल्डेस्ट किडनी का डोनेशन लेना, ईएसआई अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी करना या ईएसआई अस्पताल का पहला ट्रांसप्लांट करना। और आज एक खास बात ये हुई कि यहाँ पे इस क्षेत्र में पहली बार एक महिला का किडनी बिना स्कार के लगाया। अब ये कैसे लगाया, ये कमाल कर दिखाया हमारे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ जोशी। देखिए, ये जो मैं डॉक्टर सौरभ जोशी, मैं यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ एकॉर्ड हॉस्पिटल में। और हमने जो ये किडनी ट्रांसप्लांट किया है, इसमें जो किडनी का जो डोनर का ऑपरेशन किया है वो लेप्रोस्कोपिक नोड्स असिस्टेड किया है। नोड्स का मतलब होता है नेचुरल ओरिफिस ट्रांस एंडोस्कोपिक सर्जरी। और नोड्स में क्या होता है, जो किडनी बाहर निकालते हैं वो बिना चीरा मारे बच्चेदानी के नेचुरल ओरिफिस जिसमें से बच्चा निकलता है उसी रास्ते से हम किडनी निकाल लेते हैं। तो जैसा आपको बताया, नोड्स टेक्निक दुनिया के बहुत ही चुनिंदा सेंटर्स पे रेगुलर बेसिस पे सक्सेसफुली कर जा पाती है। इंडिया में भी बहुत ही चुनिंदा सेंटर्स हैं जिन्होंने कुछ कभी कभी ये सर्जरीज अपनाई है। एकॉर्ड हॉस्पिटल में हम रेगुलर बेसिस पे ये सर्जरी को हमने अपनाया है और इससे कोई भी कट पेट पे किसी तरह का नहीं लगता है डोनर के। जो ज़्यादातर डोनर फीमेल्स होती हैं वो थोड़ा सा कॉन्शियस भी होती हैं इस चीज़ के लिए कि एक घाव रहेगा जो ज़िंदगी भर उनका स्कार दिखेगा, वो भी नहीं है। स्कार से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे कोई इन्फेक्शन या फिर कोई हर्निया बन जाना, ये सब भी पूरी तरह अवॉइड हो जाती हैं। अगली अहम खबर का रुख करते हैं। खबर उन्नाव जनपद से, जहां सदर विधायक पंकज गुप्ता ने की है मांग। सदन में फिर उठाई गंगा पुल निर्माण की मांग। आपको बता दें, गंगा पुल निर्माण की मांग एक बार फिर से सदन में उठाई। उन्होंने सरकार बताए कि पुल कब तक बनकर तैयार होगा। विधायक ने ये बात कही। पंकज गुप्ता ने एक बार फिर से सदन में गंगा पर पुल बनाए जाने की मांग की है। सरकार ने पुल निर्माण को प्रक्रिया अधीन बताया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मांग का समर्थन किया। लोक निर्माण मंत्री ने दी पुल निर्माण को लेकर आश्वासन। विधायक ने तत्काल पीपे का पुल बनाने की भी मांग रखी। जनपद वासियों में खुशी देखने को मिल रही है। पुल निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद भी है। तो उन्नाव से अहम खबर आपको दिखा रहे। विधायक ने तत्काल पीपे का पुल बनाने की मांग रखी है। जिले में खुशी दिखाई दे रही, निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद भी है। तो उन्नाव से अहम खबर आपको दिखा रहे। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने एक बार फिर से सदन में मांग उठाई। सदन में फिर उठाई गंगा घाट पुल निर्माण की मांग। सरकार बताए कि पुल कब तक बनकर तैयार होगा। विधायक पंकज गुप्ता के द्वारा सदन में यह सवाल किया गया। सरकार ने पुल निर्माण को प्रक्रिया अधीन बताया था। पंकज गुप्ता ने यह बात कही। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। यूपी विधानसभा बजट सत्र पर सबकी नजरें रही हैं। सीएम योगी सदन में आज 2 विधेयक पेश करते नजर आए। प्रतापगढ़ के कुंडा आपको बता दें, विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और यूपी सरकार के दानिश आजाद ने के न्यूज से बातचीत की। और उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, दोनों नेताओं ने, आपको सुनाते हैं। ये सही बात है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की एक सकारात्मक छवि देश के ही नहीं दुनिया के पटल पे बढ़ी है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को एक ग्रोथ इंजन के रूप में हमने आगे बढ़ाने का काम किया है, यकीनन इससे उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। और हमने जो उत्तर प्रदेश के लोगों से यहाँ के विकास का वादा किया था उस पर हम खरे उतरे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने एक लंबा चौड़ा संबोधन किया, बताया कि समाजवादी पार्टी अपने विचारों से कहीं ना कहीं हट के काम कर रही है। आज विधायकों का वेतन भत्ता, ये महंगाई इंडेक्स से जुड़ने का जो आश्वासन दिया गया है, ये सब की ये मांग थी। और ये मांग 2013 में स्वयं संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय महाना जी जो आज अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी कही थी। तो ये आज की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। बजट तो पारित हुआ ही,
तो ये इसके लिए सभी विधायकों को बधाई। सर, जिस तरह से बसपा में लगातार देख रहे हैं आप बदलाव हो रहे हैं, आकाश आनंद को हटाएंगे, अब भैया दूसरे पार्टी के बयान हमसे न लो। ये बड़ा घटनाक्रम है सर जी। आज अठावले जी भी आए तो उन्होंने कहा कि आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ को हम अपनी पार्टी में जगह देते हैं अगर वो आए। अब इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। आखिरी सवाल सर, सीएम ने ये भी कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हमने लाया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। हम आपसे बात करते हैं। हाँ जी। उन्होंने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हमने लाया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया सपा लाया है। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी सपा के विधायक अबू आजमी के बयान पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सपा की मानसिकता देश विरोधी है और ये पार्टी ऐसी विचारधारा को बढ़ावा देती है। सपा सांसद के विद्यालय में नकल के कारण दर्ज हुए मुकदमे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारा प्रयास यूपी को नकल विहीन बनाना है और हम युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के महिला समृद्धि योजना वाले दावे पर भी ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमेशा ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, उनकी दाल 2027 तो छोड़िए 2047 में भी नहीं गलेगी। ब्रजेश पाठक ने इस दौरान यूपी सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का भी समर्थन किया और सपा के दावों को सिरे से खारिज किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज सपा विधायक संग्राम सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उनका कहना था कि विधानसभा में किसानों की आय दोगुनी करने, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानक पर रोजगार देने पर बहस होनी चाहिए, लेकिन सरकार लगातार बहस से भाग रही है। संग्राम सिंह ने कहा कि कल मैंने सदन में ये कहा था कि सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन ये नारा केवल शब्दों तक सीमित रह गया है। सपा विधायक ने सरकार पर विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा पीडीए समाज है, फिर भी सरकार विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में हकमारी कर रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हकदारी के सिद्धांत पर सरकार क्यों नहीं चल रही। संग्राम सिंह ने विश्वविद्यालयों में भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और कहा कि यह मुद्दा सरकार की नीतियों में गंभीर खामी को दर्शाता है। देखिए, इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। अब जो इस तरह का बयान दे रहा है वही उसका उत्तर दे सकता है। हमें तो इस बात को कहना है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है, जिस विधानसभा में बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, किसान की आय कैसे दुगनी की जाए, उत्तर प्रदेश में कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाए जाएं, अंतर्राष्ट्रीय मानक पे कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिया जाए, इन सब पे बहस होनी चाहिए। लेकिन सरकार लगातार बहस से भाग रही है। कल हमने सदन में कहा था कि सरकार कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आखिर इतना बड़ा पीडीए समाज है, विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में सरकार हकमारी मारने का काम क्यों कर रही है? सरकार कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पे आखिर क्यों नहीं चल रही है? तो शिक्षा मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था और लगातार विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मुझे उम्मीद है कि आज मुख्यमंत्री जी जब बजट पर अपना पक्ष रखेंगे तो इन वर्गों के लिए, जो किसान है, बेरोजगार नौजवान है और महंगाई से झेलते हुए जो लोग हैं, उनके राहत की निश्चित तौर पे घोषणा करेंगे, ऐसा मुझे उनसे उम्मीद है। भेदभाव किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। भेदभाव किसी के साथ न हो, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर। अगर कहीं हो रहा है तो वो गलत है। भारत का संविधान भी भेदभाव की इजाजत नहीं देता है और सरकारों को तो कतई भेदभाव नहीं करना। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर लखनऊ से, जहां रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज लखनऊ के होटल जेमिनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। रामदास अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी आरपीआई, बाबा साहब अम्बेडकर
के विचारों पर आधारित है। उन्होंने बसपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा ने बाबा साहब का नाम तो लिया लेकिन पार्टी के सिद्धांतों पर नहीं चली है। जब बसपा ने ब्राह्मण जाति का विरोध किया तब मैंने इसका विरोध किया। रामदास अठावले ने पार्टी के विस्तार को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम 2025 तक 10 लाख सदस्य बनाएंगे। इसके लिए 50 जिलों में कमेटी बनाई गई है। कि मुझे बहुत बड़ी खुशी है। बहुत सालों से मेरा ये प्रयत्न रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो मूल पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की जो सही पार्टी है वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा से स्थापित हुई ये पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी तो 1984 में स्थापित हुई थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब का तो नाम लिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांतों के खिलाफ शुरू में काम किया। उन्होंने ब्राह्मण बनिया ठाकुर सब चोर है, इसी तरह का नारा दिया था। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को ये नारा मंजूर नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जी सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लाने का उनका मिशन था। जो भारत देश का नागरिक है, सिटीजन है, उस हर आदमी को अपने पार्टी का मेंबर बनने का अधिकार है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब के नाम का तो उपयोग किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांतों के खिलाफ कुछ वक्त पर काम किया था। जब इन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया था तब मैंने बहुत बार बताया था कि भाई बाबा साहब का ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं था, उनका ब्राह्मण्यवाद का विरोध करते थे, वो विषमतावाद का विरोध करते थे, वो जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, वो चातुर्वर्ण सिस्टम का विरोध करते थे, वो ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं करते थे। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत करने की भूमिका हमारी है। राजधानी लखनऊ के थाना सरोजनी नगर क्षेत्र के अमोसी गांव निवासी मनोज कुमार भदौरिया की पैतृक भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा जबरन जेसीबी द्वारा कब्जा किया जा रहा था। पीड़ित ने सरोजनी नगर थाना पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि पैतृक भूमि पर जबरन लोग कब्जा कर रहे थे, जिसका विरोध किया तो जान से मारने की नीयत से मुझे लात घूंसों और डंडों से मारा और गालियां देते हुए भाग गए। अमोसी ग्राम निवासी मनोज भदौरिया पुत्र स्वर्गीय उदयभान सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट अमोसी थाना सरोजनी नगर लखनऊ का उन्होंने आपको बता दें पुलिस को उन्होंने तहरीर दी और तहरीर के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। परसों गए थे खेत पे तो जेसीबी लेके प्रॉपर्टी डीलर लोग जमीन को कब्जा कर रहे थे। तो हमने उनसे पूछा भैया आप कैसे हो? बस एक लोग पकड़ लिए, सब लोग मारने लगे। मेरी चोटी भी काट ली, मारने के बाद मुंह फूट गया। उसके बाद ऊपर से शराब मेरे में डाली और सब लोग उसको भाग गए। पुलिस को 100 नंबर फोन किया, पुलिस नहीं पहुंच पाई। उसके बाद चले गए। फिर थाने में आया, थाने में आके यहाँ दिया 11:30 बजे तक बैठे रहे। ना कोई डॉक्टरी हुई ना कुछ हुआ। फिर एप्लीकेशन दिया और मोबाइल छीन गया। उसका भी था तो ना मोबाइल मिला। हमारा एक साथी भी था, उसका भी मोबाइल छीन लिया था। राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड स्थित गौरी बाजार, शांति नगर बाजार, 3 नंबर बाजार के व्यापारियों ने एक्सप्रेस वे का निर्माण कर रही पीएनसी कंपनी का विरोध करते हुए मंडला आयुक्त को ज्ञापन के लिए सरोजनी नगर थाना प्रभारी को दिया। उत्तर प्रदेश जनहित व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि 9 सूत्रीय समस्याओं को लेकर हम सभी व्यापारी मंडला आयुक्त के लिए सरोजनी नगर थाना प्रभारी निरीक्षक राजदेव प्रजापति को ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें एक्सप्रेस वे जो कि अमौसी एयरपोर्ट से निर्माणाधीन है, जो कि पीएनसी कंपनी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। कंपनी अपने मनमाने तरीके और लापरवाही से कार्य कर रही। जगह जगह नालों के लिए गड्ढे खोद दिए गए हैं। फालतू सामान इधर उधर बेतरतीब पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अनेक लोग आए दिन गंभीर रूप से चोटिल हो रहे हैं। हमारी समस्याओं को समय से होली के पर्व को दृष्टिगत देखते हुए 1 सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारियों के साथ बैठकर समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो स्कूटर इंडिया चौराहे से लेकर अमौसी मेट्रो स्टेशन तक के व्यापारी और आम जनमानस आगामी 11/3/2025 को जगह जगह पर सड़कों पर उतरकर आक्रोश व्यक्त करेंगे, जिसकी संपूर्ण दायित्व पीएनसी कंपनी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की होगी। पीएनसी जो 2.5 साल से लगातार कार्य कर रही है, आज वो आखिरी मेरे ख्याल में नीचे का कार्यक्रम थोड़ा सा रह गया है, तो बाकी इनका कार्यक्रम ऊपर एलिवेटेड चल रहा है। उस पे जो इनकी अनियमितताएं हैं,
यह मुख्य रूप से नादरगंज से लेके और मेट्रो स्टेशन तक जो अधिकृत कर रहे हैं, अभी यही नहीं पता है वहाँ के व्यापारियों को, जनमानस को, कि आखिर हमारी जमीन कितनी जा रही है, जो मुआवजा लोगों को दिए गए हैं वो कितने किस आधार पे दिए गए, हमारी जमीन कितनी जा रही है, रोड कितनी निकल रही है। इस चीज को लेके हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं स्कूटर इंडिया से लेके, और नादरगंज का तो अधिकृत करके अलग मामला, मगर यहाँ पर आप देखिए। खबर अयोध्या से, जहां केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज अयोध्या में रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद मंत्री हरदीप सिंह पुरी ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा भी पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका और गुरु साहिब के चरणों में श्रद्धा अर्पित की। इस दौरान मंत्री गुरदीप सिंह पुरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रभु राम का दर्शन कर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। भारत के अंदर बहुत घूमा हूं, लेकिन प्रभु के दर्शन करने से जो ऊर्जा मिलती है वह कहीं और नहीं मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे गुरुजी और गुरु गोविंद जी भी अयोध्या आए थे, और जब सनातन धर्म खतरे में था तब गुरु गोविंद जी जैसे लोग आगे आए। मंत्री ने अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अच्छे से विकास हो रहा है, लेकिन कुछ समय लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद अदा करता हूं। संभल जिले के दीपासराय मोहल्ले में नवीन पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर भूमि पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्रोच्चार के साथ पहली ईंट रखी गई, जो चौकी के निर्माण की शुरुआत को दर्शाती है। ये भूमि पूजन कार्यक्रम एएसपी श्रीश चंद्र की पहल पर हुआ, जिन्होंने इस मौके पर बताया कि यह चौकी नखासा थाना इलाके के मोहल्ला दीपासराय अजमल चौक में बनाई जा रही है। पुलिस चौकी का उद्देश्य इस इलाके में आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना और अपराधों की रोकथाम करना है। इस अवसर पर एएसपी श्रीश चंद्र, सीओ असमोली कुलदीप सिंह और चौकी इंचार्ज शाह फैसल ने भी नींव में ईंट रखी। एक खास पहल के तहत पुलिस चौकी की नींव रखने का अवसर 7 साल की बच्ची इनाया को दिया गया। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके में बन रही इस 3 मंजिला पुलिस चौकी से क्षेत्रवासी में सुरक्षा का नया एहसास होगा। हरे ओम साक्षीर का बरका दीपासराय मोहल्ले में यह प्रस्तावित चौकी स्थापित की जा रही है। आज भूमि पूजन हुआ है। इसके पश्चात यहाँ नींव भराई हो रही है। शीघ्र ही इस चौकी का निर्माण कार्य त्वरित गति से आरंभ किया जाएगा और साथ ही शीघ्र ही इसका निर्माण पूर्ण करते हुए अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाएगी, जिससे इनके ऊपर प्रभावी रोकथाम हो सके। कानपुर प्रेस क्लब में रविशंकर हवेलकर ने पत्रकार वार्ता कर वाल्मीकि समाज की उपेक्षा पर चिंता जताई। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य सलाहकार समिति उत्तर प्रदेश शासन के सदस्य रहे श्री रविशंकर हवेलकर ने पत्रकारों को दिए गए बयान में कहा कि कुंभ में 16,000 सफाई कर्मचारी को 10,000 रुपये बोनस एवं 1 महीने की अतिरिक्त वेतन सहित 5 लाख रुपये बीमा किए जाने तथा आउटसोर्सिंग ठेका सफाई कर्मियों का वेतन अनुमानित 16,000 से 18,000 किए जाने पर प्रदेश में वाल्मीकि समाज में खुशी व्याप्त है। पिछले कई महीनों से वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति वाल्मीकि समाज की जायज मांगों का संगठन एवं सरकार में निराकरण हेतु रखती आ रही है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारी भावनाओं को समझकर बड़ा कदम उठाया है, जो प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कार्य नहीं किया, बहुत सारे कार्य किए गए हैं, मगर वाल्मीकि स्वच्छकार समाज की भागीदारी एवं उनके अधिकार तथा समस्याओं के समाधान हेतु तेजी से प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग के कुल विधायकों की संख्या इस प्रकार से है, जिसमें कुरील समाज से 29 विधायक, पासी समाज से 28, खटीक समाज से 11, कुरी समाज से 8, धार्मिक समाज से 1, धोबी समाज से 4 और आदिवासी समाज से 6 विधायक हैं, जबकि आबादी के अनुपात में वाल्मीकि समाज का एकमात्र विधायक है। कर्मी के 9,000 रुपये में काम करने को मजबूर हैं। जो आज हम लोग वाल्मीकि समाज की गंभीर मुद्दों को लेकर के प्रेस क्लब नवीन मार्केट में पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। हमारे साथ में सुशील शेरवा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे महादलित परिसंघ,
गोमती देवी जी बैठी हुई, हमारी महिला कल्याण महासमिति के प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बहुत कुछ कार्य किया हुआ है, लेकिन इस विकास के सोपान में कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के भागीदारी को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया है। निश्चित रूप से जब हम ये बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कि सबका साथ सबका विकास, तो उस विकास की दौड़ में वाल्मीकि समाज पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर प्रयागराज से, जहां महाकुंभ से लाया गया पवित्र गंगा जल अब हमीरपुर जिले में वितरित किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के माध्यम से गंगा जल जिले में पहुंचा है, जिसके बाद उसे जिले भर में वितरित करने के लिए वाटर टैंकर को जिला स्टेडियम के मैदान पर भेजा गया। जिला प्रशासन ने वितरण की प्रक्रिया की निगरानी एडीएम के तहत की है। इस पवित्र गंगा जल को 100 टैंकर्स की मदद से जिले के सभी गाँवों में भेजा जा रहा है। गंगा जल वितरण के कार्यक्रम में पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वितरण सुचारू रूप से हो और कोई समस्या न आए। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अलीगढ़ से अगली खबर है, जहां परिवहन निगम के आउटसोर्स कर्मियों ने जमकर हंगामा काटा। T&M आउटसोर्स कंपनी के द्वारा परिचालकों को रखा गया, जिसमें से करीब 50 से अधिक परिचालकों ने मंगलवार को रोडवेज कार्यशाला पर हंगामा काटा। हंगामे में 2 महीने से वेतन न मिलने को लेकर यह हंगामा था। इस बारे में जानकारी की गई तो आउटसोर्सिंग कंपनी T&M के द्वारा 10 जनवरी में टेंडर खत्म होने के बाद अभी तक रिन्यू न कराना सबसे बड़ा कारण सामने आया। वहीं परिचालकों का कहना था कि टेंडर 10 जनवरी को खत्म हो गया था, उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा लगातार उनसे ड्यूटी करवाई जा रही है, जिसमें प्रयागराज कुंभ मेला ड्यूटी भी शामिल है। अगर इस बीच में कोई ये दुर्घटना परिचालक के साथ हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि कंपनी का टेंडर तो पहले ही समाप्त हो चुका है। इस बारे में ARM बुद्ध विहार का कहना है कि टेंडर रिन्यू न होने के चलते परिचालकों का वेतन नहीं मिल पा रहा है, और अगर इस बीच में कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो उसके लिए भी परिचालकों को कंपनी की तरफ से कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें टेंडर रिन्यू न होने की दशा में कर्मचारी ही नहीं माना जाएगा। आउटसोर्स परिचालक हूँ, जो मेरी 2 महीने की सैलरी नहीं आई, इसलिए मैंने आज धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पे बुद्धिविहार देखो अलीगढ़। कितने परिचालक हैं जिनकी 2 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, इसीलिए हम लोगों ने आज कोर्ट तक धरना दिया है। और हमारी मांग यही है कि हमें अगर विभाग ये कंपनी सैलरी नहीं ले रही है, विभाग दे हमें वो टेंडर था 11 महीने का, वो 11 महीने का टेंडर खत्म हो गया है। तो हमने परिवहन निगम अलीगढ़ क्षेत्र में RM ऑफिस पर कल हमने धरना दिया, और आज हमने अपने बड़े शॉप पर धरना दिया है ARM ऑफिस पर। हम 2024 से मार्च 2024 से भर्ती हैं आउटसोर्स T&M कंपनी द्वारा। हमारे टेंडर खत्म हो गए 10 जनवरी 2025 को, जिसकी सूचना ना हमें T&M कंपनी द्वारा दी गई, ना विभाग द्वारा दी गई। हमसे कुंभ ड्यूटी कराई गई, अब भी निरंतर ड्यूटी करा रहे हैं। हमारे सैलरी 2 महीने से रोक दी गई है। हमने डिपो से बात की तो बोलते हैं कंपनी तुम्हें पैसा देगी, कंपनी से बोला तो बोलते हैं डिपो पैसा दे नहीं रही है अभी हमें, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम कार्य रोक रहे हैं। हमारी बुद्ध विहार की तकरीबन 40 से 50 बस हर रोज निकलती थी। परिवर्तन नहीं है, एक्चुअल हमारे यहाँ जो आउटसोर्स परिचालक है तो इनका जो है 1 जनवरी का वेतन जो है कंपनी ने नहीं भेजा है इनके खाते में। दूसरा ये जानकारी में आया है कि इनकी कंपनी जो T&M है आउटसोर्स, इनको परिवहन निगम में T&M कंपनी द्वारा आउटसोर्स में परिचालक को उपलब्ध कराया है, और उसका ये लोग बता रहे हैं कि अनुबंध जो है अभी रिन्यू नहीं हुआ है। तो क्योंकि अब जो है इस समय अनुबंध रिन्यू नहीं हुआ है, तो वर्तमान में ये कर्मचारी जो उस कंपनी के वैध नहीं है इस समय।
खबर कन्नौज से, जहां परिवहन विभाग द्वारा रहे वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में एआरटीओ इज्जा तिवारी के नेतृत्व में इंदरगढ़ चौराहे के पास 2 डबल डेकर बसों को पकड़ा गया। ये बसें परमिट शर्तों के खिलाफ सवारी भरते हुए चल रही थी। दोनों बसों को सीज कर कन्नौज बस डिपो में निरुद्ध किया गया। एआरटीओ इज्जा तिवारी ने इस कार्रवाई पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ बसें गलत तरीके से चल रही हैं, जिसके बाद गुप्त रूप से प्राइवेट वाहनों में जाकर उन्होंने इन बसों पर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि विभाग भविष्य में भी इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता रहेगा। हापुड़ शहर की गलियों में बाइक पर स्टंटबाजी करना एक युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस एक वीडियो में युवक बाइक पर सीधा लेटकर स्टंट करते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें युवक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए बाइक चला रहा था। इस तरह की स्टंटबाजी ने न केवल युवक की जान को जोखिम में डाल रही थी, बल्कि यह दूसरों की भी जान के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती थी। बाइक सवार इस दौरान गलियों में तेज गति से बाइक चला रहा था, जिससे बड़ा सड़क हादसा हो सकता था। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हापुड़ ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया। पुलिस ने युवक का पता लगाकर उसे 20,000 रुपये का चालान किया। तो देश की बात में उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। हल्द्वानी में 5 और 6 मार्च को वाइल्ड टस्कर्स सोसाइटी द्वारा मनोरा वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन बलोट रिसोर्ट सूर्याजाला तहसील नैनीताल में किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष विकास किरोला के अनुसार इस आयोजन में देश भर के प्रख्यात वर्ल्ड फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और वर्ल्ड वॉचर हिस्सा लेंगे। एरिया में मैंने इनके नाम भी लिखा। और आज भी अगर हम सर्च करेंगे तो आज भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये जो मनोरा बर्ड फेस्टिवल है, पिछले साल से हमने स्टार्ट किया था 2024 से। पहला एडिशन इसका हुआ था अप्रैल में पिछले साल 4 और 5 तारीख को। मकसद ये है कि अभी जो पर्यटन है, खासतौर पे बर्ड वॉचिंग वगैरह से जो चलता है, इसमें पैसा भी बहुत है। ये खासतौर पे पंगोट में, सात ताल में, नौकुचिया ताल यही होता था अभी तक। और जबकि वहां से ज्यादा प्रजातियां। खबर नैनीताल से, जहां राम सेवक सभा द्वारा 6 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित होने वाले होली महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज श्री राम सेवक सभा सभागार में पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में इस वर्ष होली के महोत्सव के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए राम सेवक सभा जगदीश बावड़ी ने बताया कि 29वें फागोत्सव का शुभारंभ 6 मार्च से किया जा रहा है, जिसमें 6 मार्च को महिला होली जुलूस और स्वाग के साथ 8 मार्च को राम सेवक सभा प्रांगण में बैठक होली, 9 मार्च को चीरबंधन रंग धारण होगा। इस दौरान महिला व पुरुष की टीमों द्वारा सफल एकल होली गायन के साथ ही विभिन्न जिलों से आई महिला होलियारों की टीम प्रतिभाग करेगी। 5,000, तीसरा है 3,500 और 1,000 जो है 4 कॉन्सलेशन होंगे। और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो होली जुलूस है, देखिए हमारा संदेश देना हमारा काम है, राम सेवक सभा का संदेश देना काम है कि हम जो है अपनी संस्कृति को सिर्फ बचा ही नहीं रहे हैं, बल्कि उसका संरक्षण और संवर्धन भी कर रहे हैं आगे को, जिससे कि आने वाली पीढ़ी है कि हमारे वहाँ जो है ये कार्यक्रम होता है। इसलिए जो बहुत बड़ा विशाल जुलूस निकल रहा है, तो ये हमारा विशाल जुलूस के माध्यम से लोगों को संदेश भी जाएगा। इस वर्ष जो है पूरी 2 कुंतल हर्बल रंगों का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, किसी प्रकार की गंदगी ना करें। तो हम लोगों ने कपड़ों के थैले। खबर हरिद्वार से, जहां सिडकुल और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने सिडकुल क्षेत्र स्थित दवा चौक के पास से 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों की पहचान धर्मेंद्र निवासी सहारनपुर उत्तर प्रदेश और शाहिद निवासी जो रोशनाबाद मस्जिद के पास सिडकुल हरिद्वार के रूप में हुई। सूचना के आधार पर टीम ने जब तस्करों को पकड़ा तो उनके पास से 101 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
रामनगर कोतवाली पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया जो रामनगर राजकीय महाविद्यालय में बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र बताया जा रहा है। आरोपी के पास से चोरी की बाइक बरामद की गई जिसके बाद उसे कोर्ट पेश किया गया। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस ने बताया कि 3 फरवरी को मोहल्ला भरतपुरी निवासी राम किशन की बाइक उसके घर के बाहर से चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस मालिक की तहरीर पर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की पहचान करने की कोशिश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार की शाम को आम डंडा क्षेत्र में पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ में युवक ने बताया कि यह बाइक उसने रामनगर से चोरी की थी। ये 3 फरवरी 2025 में एक भरतपुरी से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी जिस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। कल गर्जिया चौकी प्रभारी राजवीर सिंह द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को एक चोर के कब्जे से बरामद किया है। उसका नाम रोहित रावत निवासी भिकिया सैन अल्मोड़ा का रहने वाला है। तो देश की बात में फिलहाल में हमारे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। महक सिल्वर पान मसाला, वाह महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर्सिल और मुखबा दौरे के दौरान भेड़ की ऊन से बनी बादामी और स्लेटी रंग का कोट पहनेंगे। इसके साथ ही ब्रह्म कमल और तिरंगे और लाल रंग की पट्टी लगी हुई पहाड़ी टोपी भी उनके लिए तैयार की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी जब कभी देश दुनिया के दौरे पर जाते हैं तो उनकी वेशभूषा हमेशा सबका ध्यान आकर्षित करती है और अपने दौरे के दौरान उस क्षेत्र की वेशभूषा पहनकर वो स्थानीय लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। इसी क्रम में आगामी 6 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी भारत चीन सीमा पर बसे हर्सिल और मुखबा के दौरे पर आ रहे हैं और ये दौरा खास होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। मां गंगा शीतकालीन प्रवास मुखबा में प्रधानमंत्री मोदी के 1 दिवसीय दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं स्थानीय निवासियों में भी काफी उत्साह दिख रहा है। मां गंगा के मायके मुखबा और वाइब्रेंट विलेज हर्षिल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री यहां के पारंपरिक परिधान में नजर आ सकते हैं। उत्तरकाशी जिले में जिला प्रशासन और ग्रामीण प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक परिधान तैयार करा रहा है। ये परिधान आप प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं, इसमें आपने क्या चेंजेस किए हैं? हाँ, इसमें ऐसा कि ये जो पोशाक है मिर्जाई, ये मैंने बचपन में देखा था कि पुराने लोग इसको पहनते थे। तो अब बीच बीच में ये विलुप्त के कगार पर आ गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पुरानी जो पहचान है पहाड़ की उसको फिर उजागर करूं और मैं प्रधानमंत्री जी को भेंट कर पाऊं और ताकि इसका प्रचार प्रसार हो और लोग फिर अपने पुरानी कल्चर पद्धति शैली को अपनाएं। इस प्रधान का प्रचार प्रसार होने से उम्मीद है कि युवा वर्ग भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। पारंपरिक परिधानों में भेड़ की ऊन के कपड़े से बना बंद गले का कोट, पजामा व पहाड़ी टोपी शामिल है। जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री को शीतकालीन यात्रा के दौरान किन्नौरी जनजाति समुदाय के द्वारा तैयार किए स्थानीय उत्पाद भेंट करने की योजना बनाई है, जिसमें कोट, पजामा व पहाड़ी टोपी शामिल है। इसमें पहाड़ी टोपी भी होगी जिस पर ब्रह्म कमल लगा होगा। सीमांत ग्राम्य उद्योग के प्रबंधक कमल सिंह नेगी ने बताया कि जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री के लिए स्लेटी व बादामी रंग के ऊनी कपड़े तैयार करने को कहा है। इस ऊन से बने भेंडी की खासियत मानी जाती है। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए दृष्टिगत यहाँ के किसी शीतकालीन पर्यटन स्थल का दौरा करने का आग्रह किया है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है और राज्य को ऊर्जा मिल सकती है। सीमांत ग्राम्य उद्योग प्रधानमंत्री के परिधान बनाकर तैयार कर चुका है। कमल सिंह का कहना है ये परिधान प्रधानमंत्री के लिए बनाए गए हैं। ये ऊनी वस्त्र पहाड़ों की मुख्य पहचान है, जिसे हम प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे। इस वस्त्र का नाम मिर्जाई है, जो विलुप्त के कगार पर था। इसे अब फिर से बनाकर इसे आने वाली पीढ़ी व पूरे भारत व विश्व में दिखाया व बनाया जाएगा। इसका प्रचलन फिर से किया जाएगा।
कि निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री की जो प्रस्तावित दौरा है उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है मंदिर समिति के द्वारा भी, और प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। और हम नज़रें बिछाए बैठे हुए हैं कि कब प्रधानमंत्री जी आए और माँ गंगा की गोद में आकर यहाँ पर पूजा अर्चना करें। और ये जो शीतकालीन जो यात्रा है, इस यात्रा को जो है बहुत प्रमोट करें। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी आएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ की दिशा और दशा बदलेगी, और जितने भी हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, जो हमारी शीतकालीन यात्रा है, वो बहुत प्रमोट होगी। और हम सब लोग उनकी तैयारी में तैयार हैं। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 मार्च को मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा हर्षिल में 1 दिवसीय कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में सीमांत ग्राम उद्योग भी पीएम के स्वागत को तैयार है। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए चिरंजीव सेमवाल की खास रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में रविवार की सुबह काफी संख्या में स्थानीय नागरिकों व पर्यावरण प्रेमियों ने मार्च निकाला। आपको बता दें, दिलाराम तिराहा से हाथीपड़ कला चौकी तक निकाले गए इस मार्च का आह्वान सिटीजन्स फॉर ग्रीन और देहरादून सिटीजन्स फोरम ने किया, जिसमें 30 से अधिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मार्च में शामिल पर्यावरण प्रेमियों का कहना था कि भनियावाला ऋषिकेश हाईवे को चौड़ा करने और आशा रोड़ी झाझरा व झाझरा मसूरी के बीच सड़कों के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों के प्रस्तावित कटान का दून घाटी के पर्यावरण पर बेहद गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून अपनी खुशनुमा आबो हवा को लेकर दुनिया भर में मशहूर रहा है। किसी समय पर लोग गर्मी का सीजन आते ही देहरादून का रुख करते थे, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में जिस तरह गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान 42 डिग्री पार पहुँच रहा है, तो ऐसे में देहरादून के लोग ही अब इस शहर से दूर जाने की सोचते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हरे भरे पेड़ों का अंधाधुंध कटान है। देहरादून सिटीजन्स फोरम के संयोजक अनूप नौटियाल का कहना है कि सहस्त्रधारा और आशा रोड़ी में हजारों पेड़ों का कटान हुआ, तो वहीं कलंगा में भी पेड़ों का कटान होना था, जिसे जन आंदोलन के चलते रोका गया। सड़क चौड़ीकरण और अन्य योजनाओं के चलते आने वाले दिनों में हजारों पेड़ों का कटान किया जाएगा। राज्य सरकार के सामने पेड़ों के संरक्षण की आवाज बुलंद करने के लिए दिलाराम बाजार से सेंट्रियो मॉल तक पर्यावरण बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी करीब 35 संस्थाएं शामिल हुई। इस समय यह खाली बात देहरादून दून घाटी की ही नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य की है। आज जो चाहे वो सड़क चौड़ीकरण की बात हो, चाहे कंक्रीटीकरण की बात हो, चाहे विकास के मॉडल की बात हो, इन सभी पहलुओं को लेकर जो आम जनमानस है वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, वो निराश भी है, वो चिंतित भी है। और इन्हीं सभी भाव और भावनाओं को लेकर आज यहाँ पर देहरादून शहर में लोग सड़कों पर उमड़े हैं। ये पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर, ये जो जलवायु परिवर्तन की चिंताएं हैं, उनको लेकर के सरकार को संदेश देने के लिए कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और आपको अपनी नीतियों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं 28,000 पेड़ों को काटे जाने की योजना है। विगत मतलब अगले 5 से 6 महीने के अंदर लगभग 28,000 पेड़ आपके छोटे से शहर देहरादून में काट दिए जाएंगे, केवल सड़कें चौड़ीकरण के नाम पर। क्या ऐसा विकास, इसको विकास कहा जाएगा? क्या ये सस्टेनेबल विकास है? क्या ये सच में विकास है? इसको तो मेरे शब्दों में मैं राक्षसी विकास कहता हूँ, जो अंधाधुंध तौर पे पेड़ों की कटाई की जा रही है और बिना कुछ सोचे समझे। आप भानियावाला से ऋषिकेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसमें करीब 3500 पेड़ सिर्फ आपके 15 मिनट बचाने के लिए काट दिए जाएंगे। क्या आपको ऐसे 15 मिनट बचाने हैं? लेकिन साथ ही साथ विकास भी एक आवश्यकता है, और जब भी पेड़ काटने के लिए कोई प्रोविजन किया जाता है, कई सड़कों के निर्माण के लिए NH संभवतः इसको कर रहा है, तो उसमें उसी के अनुपात में पेड़ लगाने का प्रोविजन भी है। इसमें आवश्यक ये है कि जितने पेड़ों का छपान हुआ है, जिनको काटना है, उसी के अनुपात में जो भी मानक सरकार के उसके अनुरूप वहाँ पर पेड़ लगने चाहिए, ताकि जो संतुलन है वो बना रहे। ऐसे ही सहजदार रोड पे भी देखने में आया था, तो वहाँ से पेड़ ट्रांसप्लांट किए गए, हालांकि उनमें से कुछ पेड़ नहीं बच पाए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। देहरादून सिटीजन्स फोरम के संयोजक अनूप नौटियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्यों के चलते देहरादून में कंक्रीट के जंगल का दायरा
बढ़ता जा रहा है। सरकार विकास योजनाओं का इको फ्रेंडली तरीका नहीं अपना रही। उन्होंने कहा कि पहले देहरादून का मौसम इतना ठंडा होता था कि यहाँ पंखे भी कभी कभी चलते थे, लेकिन आज लोगों का एयर कंडीशनर के बिना गुजारा नहीं होता, क्योंकि यहाँ का तापमान गर्मियों में 42 डिग्री पार पहुँच रहा है। आज हर बुजुर्ग, कॉलेज में पढ़ने वाला युवा और हर वो इंसान जो अपने शहर में स्वच्छ वातावरण देखना चाहता है, अपने शहर को हरा भरा देखना चाहता है, वो व्यथित होकर पर्यावरण बचाओ रैली में शामिल हो रहा है। पिछले साल जून में हुई रैली में हजारों लोग पेड़ों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। चौड़ीकरण के लिए सरकार पेड़ों की बलि दे रही है। भानियावाले से लेकर ऋषिकेश तक 3000 पेड़ काटने का प्रस्ताव है इनका। इसके विरोध में विभिन्न संगठनों के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब लोगों ने धरने प्रदर्शन किए। पूरे राज्य भर के अंदर धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पा रही है। अभी सहस्त्रधारा में भी रोड चौड़ीकरण के नाम पर कई सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। कई जगह सरकार ने बोला था कि हम इसका प्लांटेशन करेंगे। देहरादून में एक जगह पे पेड़ों का ट्रांसप्लांट उन्होंने किया भी, लेकिन उनका कोई रखरखाव नहीं किया। जो ट्रांसप्लांट पेड़ वहां पर करे वो सारे खत्म हो गए, सूख गए। उनकी व्यवस्था सरकार ने कुछ नहीं करी। तो सरकार जो राज्य के नागरिक हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, जो प्रदेश का पर्यावरण संरक्षण है, उसको बनाए रखने में नाकाम साबित हुई है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा मानना रहा है कि उत्तराखंड में हरित क्रांति जो हमारी है वो हमेशा बनी रहे, और यहाँ तक कि हमने कई बार सरकार से ये भी बात करी कि हरित क्रांति बोनस भी हमको मिलना चाहिए। लेकिन सरकार हरित क्रांति देने के नाम पे बोनस तो छोड़ो, दूसरी तरफ जगह जगह विकास के नाम पर पेड़ों को काट रही है और उनका दोहन कर रही है। हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि जब सहस्त्रधारा रोड को चौड़ीकरण हुआ था तो उस टाइम माननीय न्यायालयों का ये आदेश हुआ था कि उतने ही पेड़ों को लगाया जाए और वर्तमान पेड़ों का ट्रांसप्लांट कहीं और जगह पर किया जाए। लेकिन अगर आप उन पेड़ों का जो ट्रांसप्लांट की बात हुई थी, अगर उन जगहों पर आज जाकर देखें तो वो बिल्कुल सूखी लकड़ी बन गई है, किसी प्रकार का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। वहीं ऋषिकेश भानियावाला रोड के लिए 3500 पेड़, आशा रोडी से झाझरा तक 6500 पेड़ और प्रेमनगर से मसूरी क्लाउड तक सड़क तैयार करने के लिए करीब 20,000 पेड़ काटे जाने की बात हो रही है। कुल मिलाकर हजारों पेड़ों को विकास की भेंट चढ़ाना होगा। ऐसे में देहरादून से हरियाली खत्म हो जाएगी। इसलिए इन हजारों पेड़ों को बचाने के लिए देहरादून की 35 संस्थाओं के स्वयंसेवी और स्थानीय लोगों ने हजारों की संख्या में रविवार को सड़कों पर उतरकर सरकार को चेताने का काम किया। वहीं विपक्ष का मानना है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पा रही। अब सरकार के आगे दोहरी चुनौती है, विकास भी करना है और पर्यावरण को भी संतुलित रखना है, जिसके लिए पेड़ों को बचाना ही होगा। इसके लिए सरकार क्या नीति बनाती है ये तो वक्त बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर।